तो चलिए सभी लोगों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आराम गुरु में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी की इस बायोलॉजी सीरीज में आपका भरपूर स्वागत है। और एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि मैं विजुअल हूं कि नहीं। एक बार ये निशान तो लगा है लेकिन निशान उल्टा दिख रहा है मुझे। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। आई होप आपको सब चीज़ क्लियर दिख रहा होगा। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से भी सब कुछ ठीक ही है। तो चलिए जर्नी को स्टार्ट किया जाए। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। आराम गुरु में आपका स्वागत है। और जितना हो सकता है उतना हम आपके डाउट को आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इस सेशन के बाद आपको मजा आ जाएगा, ये तो मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। देखिए क्लास 10th में जो पहला जो चैप्टर है, ठीक, क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे ऑल इंडिया एग्जाम के लिए, ठीक। उसमें है लाइफ प्रोसेस। अब देखिए लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात देखिए, जब हम लोग बायोलॉजी को पढ़ते हैं ना, तो एक चीज का आप ध्यान रखा करिए कि हम लोग अपनी इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, अपनी बॉडी के बारे में पढ़। तो ज्यादा बोझ मत लिया करिए, कोशिश किया करिए उसको बस अच्छे से समझने के लिए। समझ जाएंगे ना तो ज्यादा समय तक याद रखेंगे। अगर उसको रटेंगे तो ज्यादा समय तक वो याद होने वाला नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करिए अच्छे से आराम से समझते हुए इस लेक्चर को खत्म किया जाए। लिखा क्या हुआ है, लाइफ प्रोसेस, ठीक। क्या लिखा हुआ है, लाइफ प्रोसेस। इसको देख लेते हैं, जो अच्छा चले उसको उपयोग में लाया जाएगा। हालांकि हमारे पास कई सारे मार्कर्स हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, जो अच्छा चलेगा उसको उपयोग में लाया जाएगा। तो देखिए लाइफ प्रोसेस में हमें कई सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। उसमें से पहले जो प्रक्रिया होता है ग्रोथ, ठीक। जो भी देखिए लाइफ प्रोसेस करता है, मतलब जो भी इनहेल करता है, सांस लेता है, जो भी जीवित जीव जंतु है वो क्या करता है, लाइफ प्रोसेस करता है, ठीक। जो भी जीवित जीव जंतु है, चाहे ह्यूमन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे आपका जो पक्षी हो, ये सभी जो है क्या है, एक तरीके से जीवित है ना। प्राण लेते हैं, सांस लेते हैं ना, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, ये सब चीजें करते हैं ना। तो वो ग्रोथ तो जरूर करेंगे, ठीक। ग्रोथ के साथ साथ उनका डाइजेशन भी होगा। और किस तरीके से खाना पचाते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके अंदर किस तरीके का इम्यून सिस्टम है, किस तरीके की प्रक्रिया है, क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। फिर रेस्पायरेशन, ये तो हर कोई करता है, प्लांट्स भी करता है, ह्यूमन भी करता है, और जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी करते हैं, क्योंकि बिना सांस लिए आप इस पृथ्वी पे जीवन नहीं व्यापन कर सकते। तो सांस लेना, एटमॉस्फेयर होना चाहिए सांस लेने के लिए, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए, तभी जाके आप रेस्पायरेशन कर पाएंगे। चौथा चीज है सर्कुलेशन। अब जानते हैं कि ये हम लोग कई लोग पढ़ते हैं किडनी के बारे में और हार्ट के बारे में। तो हार्ट जो होता है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। किडनी जो है ब्लड को छानने का काम करता है। तो दोनों को अलग अलग समझिएगा दोनों लोग, ठीक। ये नहीं, ये मत समझ लीजिएगा कि दोनों ये दोनों की दोनों चीजें एक ही हैं। ये जो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारा जो हार्ट होता है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। ब्लड को पंप करता है, ठीक, पंप करता है। और पंप करने के बाद ये कहाँ जाता है, फेफड़े के पास जाता है। फेफड़े के बाद उसमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। फेफड़ा उसमें क्या मिला देता है, ऑक्सीजन मिला देता है। और फिर वो लेफ्ट वाले चैम्बर में आता है, और लेफ्ट वाले चैम्बर से पूरे के पूरे बॉडी में फैल जाता है जो प्योर ब्लड होता है, ठीक। तो ये सर्कुलेशन अलग है और एक्सक्रेशन अलग है। और फिर उसके बाद एक्सक्रेशन, मतलब कि जितने भी शरीर के वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना, उसको बाहर सिक्रिएट करना, ये काम किसका करता है, किडनी करती है। जैसे कि हमारे बॉडी में एक खतरनाक पदार्थ बनता है, नाम सुने होंगे, अमोनिया। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है, किडनी करता है। ब्लड को छानने का काम कौन करता है, किडनी करता है। इसको गुर्दा भी बोलते हैं, किडनी भी बोलते हैं, इसको वृक्क भी बोलते हैं, कई नामों से इसको जाना जाता है, ठीक। ह्यूमन हार्ट में, मतलब ह्यूमन में 2 किडनी होती है, याद रखिएगा। बेसिकली अलग अलग लोग हैं तो जितना भी बताते हैं, लेकिन 2 ही होती है। अब आपको इसके बारे में पता हो गया, 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 और इसके बारे में भी पता हो गया। तो ये सभी चीजें मैंने एकदम डीपली एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाई हुई है। आप जो पुराने वीडियोस पढ़े होंगे हमारे प्लेलिस्ट में बायोलॉजी के, उसमें आप इसको डीपली एकदम देख सकते हैं, एकदम डीपली। मैं तो आज आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो 10th वाले के लेवल होता है उनके अनुसार आपको बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि इसमें से जो भी मैं बताऊंगा सब आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ग्रोथ मतलब वृद्धि एवं विकास करना। अब जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हम क्या कर पाएंगे, हम सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक। सांस नहीं ले पाएंगे, फूड को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, फूड को तोड़ नहीं पाएंगे, खाना नहीं बनेगा, ठीक। उसी तरीके से क्या होता है, डाइजेशन होता है।
डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। देखिए डाइजेशन में सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक मैं ले रहा हूँ डिजाइन इस तरीके का, ठीक। ये जैसे मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक, ये माउथ है, ठीक। माउथ से खाना कहाँ पे प्रवेश किया, माउथ से खाना हमारा क्या नाम है, यहाँ से माउथ से कुछ फूड है हमारे बॉडी में प्रवेश किया, बॉडी में हमारे प्रवेश किया। इस हमारे जो मुख में दो तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है एमाइलेज, दूसरा होता है टाइलिन। ये दो तरीके के एंजाइम हमारे मुख में पाए जाते हैं। ये जो क्या करते हैं, फूड को तोड़ने का काम करते हैं, सलाइवा में मिलाने का काम करते हैं। फिर जैसे मुख में खाना आया, मुख में खाना आने के बाद कहाँ जाता है, मुख में खाना आने के बाद जाता है जो फूड पाइप होती है, जानते होंगे आप इसको, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फूड पाइप, इसको फूड पाइप बोलते हैं, इसोफेगस भी बोलते हैं इसको, या फूड पाइप, दोनों इसी का नाम है, याद रखिएगा, ठीक। अब यहाँ से जो है खाना नीचे जाता है, नीचे छोटे छोटे ग्रुपों में नीचे जाता है। फिर यहाँ से खाना आपके पास जाएगा, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ठीक, बीन्स टाइप का, इस तरीके का दिखेंगे, जे शेप का आकार होता है। स्टमक, STOMUCH, स्टमक में खाना जाएगा। यहाँ से फिर खाना कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में तीन चीजें पाई जाती हैं। कहाँ खाना आया, मुख में आया, मुख से ही देखिए, मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है। याद रखिएगा हमारा जो पाचन है, डाइजेशन जो है, मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक। मुख से लेके गुहा तक की जो संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। हिंदी में याद रख लीजिएगा, मुख से लेके गुहा तक की जो संरचना होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको आहार नाल बोला जाता है। मुख से लेके गुहा तक की जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, आहार नाल। यहाँ मान लीजिए ये माउथ है, MOUTH, माउथ से खाना गया मुख के अंदर, इसके अंदर दो एंजाइम मिले, एमाइलेज और टाइलिन, ठीक, टाइलिन मिले। अब ये क्या किए, खाने को मिलाए, तोड़ने मोड़ने में हेल्प किए। फिर उसके बाद फूड पाइप के जरिए खाना कहाँ पहुंच गया, स्टमक में पहुंच गया। स्टमक में तीन चीजें पाई जाती है, पेप्सिन, रेनिन और प्लस HCl, ठीक, HCl, ये तीन चीजें पाई जाती है। तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक। प्रोटीन का जो है पाचन कौन करता है, पेप्सिन करता है। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदलने का काम करता है, और HCl क्या करता है, फूड को एसिडिक बनाता है, ठीक। फिर इसके बाद ये खाना जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देखते होंगे, ठीक, आपके बॉडी में दिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन पार्ट होते हैं, डिओडेनम, जोजेनम और जेजुनम, ठीक। ये तीनों में क्या होता है, खाना जो है पूर्ण पाचन कर लिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, छोटी आंत बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, छोटी आंत में खाने का पूर्ण पाचन कर लिया जाता है। फिर उसके बाद खाना जाता है बड़ी आंत में, इसके बाद जो है खाना जाता है आपका बड़ी आंत में, बड़ी आंत में खाना जाता है, बड़ी आंत में खाना जाता है। फिर उसके बाद खाना जाता है आपका कहाँ पे, खाना जाता है उसके बाद रेक्टम में, ठीक, रेक्टम में, फिर एनस में, फिर एनस से बाहर निकल जाता है। तो इतनी प्रक्रियाओं से इस खाने को होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके हमारा फूड पाचन होता है। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक जगह स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखेंगे पैंक्रियाज मिलेगा, यहाँ पे लीवर मिलेगा, ठीक। तो लीवर जो है क्या बाइल जो सिक्रिएट करता है, गॉल ब्लैडर में जाके इकट्ठा हो जाता है। पैंक्रियाज भी कुछ एंजाइम सिक्रिएट करता है जो फूड को पचाने में हेल्प करते हैं। तो ये सभी काम जो है डाइजेशन के अंतर्गत ही कंप्लीट किए जाते हैं। आपको ये याद होना चाहिए। ये सभी प्रक्रियाएं मैंने एकदम डीप में, एकदम जैसे कि एंजाइम हो, प्रोटीन हो, पेप्सिन हो, रेनिन हो, जितनी भी चीजें एकदम डीप में पढ़ाएंगे। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मतलब समग्र ज्ञान एक वीडियो में देने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, ठीक। तो इसको आप एक बार क्या करिएगा, इसको आप एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा उस प्ले लिस्ट की वीडियोस को देख के। आपको इतना कंफर्टेबल हो जाएंगे किसी भी एग्जाम में कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, जितना भी आप एग्जाम देंगे। अब इसके बाद क्या है, रेस्पिरेशन में जानते हैं कि क्या नाम होता है, लंग्स जो है हेल्प करता है, लंग्स जो है क्या करता है, हेल्प करता है। अब जैसे कि मान लीजिए जब हम लोग ये देखते हैं, ये फूड पाइप नीचे जाता है, तो फूड पाइप दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक होता है विंड पाइप और दूसरा है फूड पाइप। यहाँ पे एक ढक्कन होता है जिसको क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस का ढक्कन बोलते हैं। खाना खाते हैं तो ढक्कन इधर आ जाता है, सांस लेते हैं तो ढक्कन उधर चला जाता है।
इस तरीके से संपन्न किया जाता है। जैसे मान लीजिए खाना खा रहे तो ढक्कन सांस वाले की तरफ चला गया, और अगर सांस ले रहे हैं तो ढक्कन खाने वाले की तरफ चला गया, वो खुलता बंद होता है, उसको क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस का ढक्कन कहते हैं। ये जो है रेस्पिरेशन करने में काफी हेल्प करता है। डायफ्राम होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देखेंगे नीचे, डायफ्राम होता है। ये क्या करता है, ये क्या नाम है, हमारे बॉडी से जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में ग्लूकोज है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया, ठीक, ऑक्सीजन लिया एटमॉस्फेयर से हमारे ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21% है, ठीक, 21%। नाइट्रोजन कितना है, 78% है। CO2 कितना है, CO2 कितना है, 0.04% है, ये बढ़ चुका है। तो ये सभी चीजें हम लोग क्या करते हैं, बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे मान लीजिए 21% ऑक्सीजन हमारे बॉडी में प्रवेश किया, तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, 17% वापस भेज देते हैं, 4% उपयोग में ला लेते हैं, ठीक, 4% उपयोग में ला लेते हैं। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को बर्न करता है, मान लीजिए, और बर्न करता है, उससे क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी जो मिलती है उसी से हम लोग काम कर पाते हैं। इसलिए ना बोलते हैं कि क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस ऑफ सेल करते हैं, ठीक। तो राइबोसोम जो है प्रोटीन की फैक्ट्री करते हैं, लाइसोसोम क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ठीक। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ये सभी चीजें आप सेल जब पढ़े होंगे तो इसमें आपको एकदम डीपली बताया गया होगा, और मैंने खुद भी बताया। तो ये सभी चीजें, प्रक्रियाएं जो है संपन्न की जाती है किसमें, रेस्पिरेशन में। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आते हैं हम लोग। सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे कि ये जो ह्यूमन हार्ट है, ठीक, ह्यूमन हार्ट है, इसमें टोटल 4 चैम्बर होते हैं, ठीक। ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। इसको बोलते हैं क्या नाम है, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं आर्टरी, इसको बोलते हैं वेन्स, ठीक। इसको बोलते हैं आर्टरीज, इसको बोलते हैं वेन्स। लेफ्ट जो इसमें जो लेफ्ट वाला हिस्सा, लेफ्ट आर्टरीज और लेफ्ट वेन्स में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, और यहाँ पे क्या होता है, अनप्योर ब्लड होता है, ठीक। यहाँ से ब्लड ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ जाता है, उसके बाद जाता है लंग्स के पास, लंग्स से ऑक्सीजन लेके फिर जाता है कहाँ पे, लेफ्ट वाले चैम्बर में, फिर लेफ्ट वाले चैम्बर से पूरे के पूरे बॉडी में फैल जाता है, ठीक, पूरे के पूरे बॉडी में फैल जाता है। और अगर बेसिकली क्वेश्चन बनाना होता है ह्यूमन हार्ट से, तो बनाएगा कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, ठीक। ह्यूमन हार्ट का जो हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 टाइम्स धड़कता है। एक बार कितने मिनट में धड़कता है, तो 0.8 सेकंड में धड़कता है। पूछा कि सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो भी, और नॉर्मली आपको तो याद होनी ही चाहिए, ठीक। आर्टरीज बोलते हैं, नीचे वाले वेन बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। बस थोड़ा सा समय दीजिए हमें, क्योंकि हम कुछ खोजना चाह रहे हैं जो आपके काम आएगा। अब देखिए, न्यूट्रिशन भी मैंने आपको बताया है, न्यूट्रिशन भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन में मैंने बताया था कि ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन में जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन कहा जाता है। जो भोजन दूसरों पे डिपेंड होते हैं उनको हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी कि स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी में होता क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ये टॉपिक खत्म कर देता हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं किडनी के बारे में। ये किडनी जो है, ठीक, किडनी जो है, इसको वृक्क भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ब्लड को छानने का काम करता है, ब्लड को छानने का काम करता है। ब्लड में से जितने भी वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने का और छानने का काम करता है, ठीक। तो पूछता है कि ब्लड को छानने का काम कौन करता है, तो किडनी करती है। ह्यूमन हार्ट में कितनी किडनी होती है, तो 2 किडनी होती है। पूछे किडनी का वजन कितना होता है, ये कमेंट्स करके आप बताइएगा हमें कि किडनी का वजन कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए, ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन, और ये केवल किडनी जो है एक ही चीज नहीं करता है, बॉडी से जितने भी वेस्ट पदार्थ है सबको बाहर निकालने का काम इसी प्रक्रिया के द्वारा संपन्न किया जाता है। जैसे स्वेटिंग करते हैं तो जो वेस्ट पदार्थ आपकी बॉडी से होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, याद रखिएगा। अब जैसे कि न्यूट्रिशन भी देखते हैं कि न्यूट्रिशन भी होता है, वो 2 टाइप का होता है, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। पहले परपोषी को चेक कर लेते हैं। देखिए, परपोषी में हम लोग क्या आते हैं, होलोजोइक आते हैं। इसमें क्या होता है, एनिमल टेक्स इन सॉलिड फूड इन ब्रेक डाउन। हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एनिमल जितने भी ह्यूमन होते हैं वो होलोजोइक में आते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड फूड को लेते हैं और बॉडी के अंदर उसको क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। इसीलिए इसको हम लोगों को हॉलोजेनिक कहते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो फूड का पाचन होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर होता है, ना कि बाहर होता है। इसलिए हम लोग हॉलोजेनिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। सेप्रोफिट में क्या होता है, सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, मृत भोजी, जो सड़े गले मृत जीवों पे अपना भोजन यापन करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं सेप्रोफेटिक। ठीक, सेप्रोफेटिक बोलते हैं, याद रखिएगा। और पैरासिटिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो दूसरे से खाना खींच लेता है, जैसे अमर बेल जैसे पेड़ पौधे, ना तो वो सर्वपोषी है ना तो परपोषी है। वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे के प्लांट्स के अपने अंदर ग्लूकोज को ट्रांसफर कर लेते हैं, खाना पीना खींच लेते हैं। उसको क्या कहते हैं, अमर बेल कहते हैं। कैक्टस हो गया जो कीट खाते हैं, तो ये सभी चीजें भी हो जाते हैं किसमें, पैरासाइटिक में। क्या हो जाते हैं, पैरासाइटिक में। ये आपको समझ में एकदम अच्छे से आ चुका होगा। स्वपोषी में क्या होता है, स्वपोषी में अपना खाना को स्वयं बनाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि आप जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं ये लोग, ऑक्सीजन लेते, सॉरी CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन से CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। जड़ों से क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। सन की लाइट से क्या लेते हैं, उष्मा लेते हैं और अपने भोजन को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भोजन में क्या बनाते हैं, भोजन में ग्लूकोज का ही लोग निर्माण करते हैं। अब इसमें पूछता है कि खाने को पेड़ पौधों के अनेक अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। पानी को पेड़ पौधों में के अनेक अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो जाइलम करता है। पूछता है कि स्टोमेटा किसे करते हैं, स्टोमेटा ही इसके द्वारा है और गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे कि ये देखते हैं, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो बीच में इस तरीके का, ठीक बीच में एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्टोमेटा खुला होता है। दिन के समय स्टोमेटा खुला होता है, उसी से गैसों का आदान प्रदान होता है। पत्तियां जो होती हैं उनमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं। जैसे कि हम लोगों को बॉडी में भी आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे रंध्र होते हैं। अगर हम लोग नहाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत पानी जाता है। ये ऐसा नहीं है कि बॉडी में पानी नहीं जाता। अगर हम मान लीजिए किसी स्विमिंग पूल में 5-6 घंटे 7 घंटे नहा लेते हो तो आपका बॉडी क्या हो जाता है, लाल पीला होने लगता है। ठीक, लाल होने लगता है, आपकी आंखें लाल होने लगती है। क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है। बेसिकली ह्यूमन में 70% बॉडी में उनके पानी ही होता है। एक ह्यूमन के बॉडी में 70% में क्या होता है, पानी होता है। तो ये सभी चीजें प्रक्रिया जो है स्वपोषी यानी कि क्या है, फोटोसिंथेसिस में संपन्न की जाती है। अब से क्वेश्चन इसमें भी पूछ सकता है कि बताइए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो क्या होता है, अस्थि मंजा यानी कि प्लीहा में होता है, सॉरी बोन मैरो में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। और पूछेगा डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, वो भी प्लीहा में होता है। आपसे पूछ सकता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। ठीक, 120 दिन होता है। बनता कहाँ पे है आरबीसी, रेड ब्लड सेल कहाँ बनता है, तो बोन मैरो यानी कि अस्थि मंजा में इसका निर्माण किया जाता है। तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप बायोलॉजी के 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो। ठीक, अगर 10th क्लास के स्टूडेंट नहीं है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाली हैं। आने वाले जितने भी एग्जाम आप फ्यूचर में दोगे चाहे अभी दोगे, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। अगर एकदम डीप में जाना है, मतलब एकदम डीप में कि कुछ भी ना छूटे, तो मेरे लेक्चर्स आपको आरएम गुरु, जो हमारा जो चैनल है आरएम गुरु, उस पर पड़े हुए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोलॉजी की, आप उसमें एक एक करके सभी को देख सकते हैं। आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इसको पूरा देखिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और सक्सेस बन के हमारे सामने उपलब्ध होइए। ठीक, धन्यवाद।